चले स्टार्ट करते हैं जल्दी से। सही है। अब ओ लेवल मैथ में बचपन में आपने जब अलजेब्रा वाली एक्सरसाइजेज वगैरह की थी सिलेबस डी में जब आप करते थे, तो एक फ्रीक्वेंट जो प्रॉब्लम क्रिएट करने वाला क्वेश्चन होता था बचपन में लोगों को, जो है ना, वो ये चैलेंजिंग लगता है कि भाई मैं जो है वो ये पूछ लूँ। सही है। एक्सप्रेस एज अ सिंपल फ्रैक्शन या सॉल्व फॉर दिस जो मैं पूछता हूँ। सही है। तो उसमें क्या करना होता है, उसमें आप एलसीएम लेते हैं यूँ करके। आप कहते हैं कि दोनों के डिनोमिनेटर अलग अलग हैं, तो दोनों कंबाइन होकर डिनोमिनेटर में आ जाएंगे। फिर 3 के डिनोमिनेटर में x प्लस 2 है, तो वो किससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, x माइनस 1 से। और 2 के डिनोमिनेटर में क्या है, x प्लस 1 है, तो x प्लस 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो ये बन जाएगा 3x माइनस 3 प्लस 2x प्लस 4, 5x प्लस 1, x प्लस 2 और x माइनस 1। सही है। ऐसे ही होता था। सही। ओ लेवल मैथ में हम ऐसा करते थे। पार्शियल फ्रैक्शंस इज द रिवर्स प्रोसेस ऑफ दिस। अब मैं आपको ये दूंगा और मैं आपसे कहूंगा कि आप इसको ब्रेक करके दिखाएं। सही है। वजह क्या है कि भाई एक तो सिंपल सी बात है, अभी तुम इंटीग्रेशन पढ़ रहे थे, हमने पढ़ा था कि हमारे पास इंटीग्रेशन जो डिफाइंड होती है वो 1/f(x) या 1 समथिंग ओवर एक फ्रैक्शन की डिफाइंड होती है। जो कंबाइंड फ्रैक्शन आ गया जिसमें दो फैक्टर्स नीचे नजर आ रहे हैं, इसकी इंटीग्रेशन करना हमें नहीं आती। सही है। सोचो कि अगर मैं यहाँ पे इंटीग्रेशन का साइन लगा के दूं, तो तुम सिंपल सी बात मुझे क्या कह सकते हो कि सर ये बन जाएगा 3ln x प्लस 2 प्लस 2ln x माइनस 1, ऐसा बन जाएगा अगर मैं इंटीग्रेशन का साइन लगा के दूं। लेकिन अगर मैं सिर्फ इस पे इंटीग्रेशन का साइन पूछूं तो आखिरी वाले पे अभी कुछ नहीं कर सकते। जब तक इसको ब्रेक नहीं करोगे तब तक मसला हल नहीं होगा। तो आज क्या सीखेंगे हम कि भाई कंबाइंड उसको हम पार्शियल फ्रैक्शंस में ब्रेक कैसे करते हैं। सही है। अब इसकी अलग अलग टाइप्स होती हैं, आज देखते हैं कितनी हो जाती है हमसे। सही है। आज तो पूरा नहीं होगा, 2 क्लासेस में चलता है, तो हम 2 क्लासेस में तो चलाएंगे इसको। ओके। पहला है प्रॉपर फ्रैक्शन वेयर द डिनोमिनेटर हैज डिस्टिंक्ट लिनियर फैक्टर्स। अभी ये वाली बात जो है ना, प्रॉपर फ्रैक्शन वाली बात, वो अभी मैं हाइड कर रहा हूँ। सही है। हम अभी कह रहे हैं वेयर द डिनोमिनेटर हैज डिस्टिंक्ट लिनियर फैक्टर्स। इसका मतलब क्या है कि दो अलग अलग लिनियर फैक्टर आपको डिनोमिनेटर में नजर आ रहे हैं। तो ये ब्रेक कैसे हो जाता है, ये यहाँ पे नजर आ रहे हैं। एक ए में ब्रेक हो गया और एक बी में ब्रेक हो गया, जहाँ ए और बी अननोन अभी नंबर्स हैं। सही। तो जब भी नवीन तुम्हारे पास पार्शियल फ्रैक्शन का सवाल आए, तो पहला काम तुमने क्या करना है, पहला काम तुमने उसकी फॉर्म सही से लिखनी है। फॉर्म इसी को कहते हैं जो आपके सामने लिखी हुई है, ए ओवर दिस एंड बी ओवर दैट। तो मैं ए ओवर एक्स माइनस 2 प्लस बी ओवर एक्स प्लस 1। सही है। हर केस की कासिम अलग फॉर्म होगी। सही है। हर केस की अलग फॉर्म होगी। तो आपने जो है वो सबसे पहला काम ये करना है कि आपने फॉर्म सही से लिखनी है। इसका 1 मार्क मिल गया अभी आपको। सही। तो हर केस की फॉर्म अलग होगी। इस केस की फॉर्म ये थी तो मैंने लिख दिया। अगर हमें 3 ब्रैकेट होते तो 3 आ जाते, कोई फर्क नहीं पड़ता, सी ओवर समथिंग एल्स आ जाता। अब हमारा ऑब्जेक्टिव क्या है, इस ए और बी को ढूंढना। अब इस ए और बी को ढूंढने के से पहले एक और स्टेप जो होता है वो ज़रूरी होता है। वो ये होता है कि देखिए, अब हमारा ऑब्जेक्टिव एक्स को ढूंढना तो है नहीं। सही है। तो पहले तो मैंने दोनों साइड्स बराबर करने के लिए मैंने इधर भी जो है वो कॉमन डिनोमिनेटर ले लिया। तो ये बात समझ आती है कि ए मल्टीप्लाई हो जाएगा एक्स प्लस 1 से और बी मल्टीप्लाई हो जाएगा एक्स माइनस 2 से। अब आसिम ये दोनों साइड पर डिनोमिनेटर के हटा सकता हूँ मैं? सेम है दोनों। सही है। दोनों साइड पे से मैंने डिनोमिनेटर हटा दी। मेरा ऑब्जेक्टिव क्या है अब, ए और बी को ढूंढना मेरा ऑब्जेक्टिव है। सही। तो यहाँ पे मैं आपसे ये कह रहा हूँ कि अब ए और बी को ढूंढने के 2 तरीके हैं। एक वो है जो आप कंप्लीटिंग द स्क्वायर, और अगर आपने पॉलिनोमियल्स वाला टॉपिक पढ़ा है तो उसमें हम कंपैरिजन सीखते थे। सही है। कंपैरिजन में क्या होता था कि हम एक्स वाली टर्म्स को एक्स वाली टर्म्स से कंपेयर करेंगे और कांस्टेंट वाली टर्म्स को कांस्टेंट वाली टर्म्स से। अगर आपने नहीं पढ़ा कोई बात नहीं, वो बाद में मैं
दूसरे टॉपिक में आपको पढ़ा दूंगा, वरना पोलिनोमियल्स मैंने पढ़ा दिया है, आप वीडियो देख लीजिएगा उसकी। सही है, वो बाद में रिपीट भी होगा थोड़ा सा। अच्छा, मैं ये बता रहा था कि मुझे ए और बी ढूंढना है, तो यहाँ पे मैं अब आपको एक मेथड सिखाऊंगा जो मैं बार बार लगाता रहूँगा थ्रू आउट द चैप्टर, एंड द नेम ऑफ दैट मेथड इज कवर अप। सही, कवर अप नमीर हमसे क्या कहता है कि आपने जो है वो आपके ये ब्रैकेट्स आपको नजर आ रहे हैं, कवर अप हमसे ये कहता है कि ये जो ब्रैकेट्स हमें नजर आ रहे हैं, क्योंकि हमें x की वैल्यू में इंटरेस्ट नहीं है, तो हम इन ब्रैकेट्स में x की वैल्यू ऐसी लगाएंगे, सही है, जिनसे एक एक करके ब्रैकेट जीरो होते जाएं। मेरा ऑब्जेक्टिव ए और बी को ढूंढना है। सही है, तो पहले मैं तुमसे क्या कह रहा हूँ कि अब ए और बी को ढूंढना है, तो x तो इररिलेवेंट है, x की जगह कोई नंबर भी लगाया जा सकता है। तो मैं तुम्हें कह रहा हूँ कि पहला नंबर तुम लगा लो, लेट्स से x इक्वल्स टू 2। अब देखो उससे फायदा क्या होता है। ए की वैल्यू आ गई भाई, यही कर रहे थे ना तुम, ए की वैल्यू ढूंढने की कोशिश कर रहे थे। अब हाँ, वैसे तो कुछ भी अपनी मर्जी से ले सकते हैं, आसान तब बनेगा जब तुम x की ऐसी वैल्यूज लोगे जिनसे ब्रैकेट जीरो होते जाए। कवर अप का मतलब यही होता है कि मैं एक एक करके ब्रैकेट को कवर करने की कोशिश कर रहा हूँ। कवर करने का मतलब उनको जीरो बनाने की कोशिश कर रहा हूँ। सही है, तो फिर मैंने दूसरा लिखा, दूसरे के लिए दोबारा लिखा। अब मुझे बताओ x की कौन सी वैल्यू लेनी चाहिए। 3 लूंगा तो ब्रैकेट जीरो तो नहीं होगा, -1 लूंगा, x की वैल्यू -1, ये वाला ब्रैकेट जीरो। सही है, तो ये बन गया -1 + 3 a इंटू जीरो प्लस बी इंटू -3। ये बन रहा है -2/3 इक्वल्स टू बी। ओके, हाँ, ये इसके दो पार्ट्स होते हैं, पहला पार्ट है फिर दूसरा पार्ट है। एक मिनट रुको, मेरी आवाज आ रही है ना जूम पे? मेरी आवाज आ रही है ना? टेस्ट कर लेंगे। हेलो, मेरी आवाज आ रही है? आ रही है। ओके, सही है, तो जो है मैं आपसे ये कह रहा था कि आपने ए और बी की वैल्यूज ढूंढ ली, तो अब आप क्या करेंगे, इसको पार्शियल फ्रैक्शंस में एक्सप्रेस कर देंगे। क्या लिखोगे? जो ओरिजिनल क्वेश्चन था उसने यही कहा था ना, एक्सप्रेस इन पार्शियल फ्रैक्शंस। अब तुम कैसे लिखोगे? तुम कहोगे ए की वैल्यू 5/3 आई है, तो तुमने इस तरह लिखा कासिम, 5/3/x-2, और फिर -2/3/x+1। इनको और इस तरह भी लिखा जा सकता है। सही है, बट इन एनी केस हम कासिम बाद में इंटीग्रेशन इसके साथ कंबाइन करेंगे, तो इंटीग्रेशन में तो सिंपल सा काम करना है कि कोफिशिएंट को बाहर निकाल देना है भाई। सही है, ताकि लिमिट्स लगाना भी आसान हो और इंटीग्रेट करना भी आसान हो हमारे लिए। तो इसीलिए तो बढ़ा रहा हूँ इंटीग्रेशन से पहले कि एक इंटीग्रेशन मैंने छोड़ी, अब वो इंटीग्रेशन बाय पार्शियल फ्रैक्शंस आएगा और फिर आगे होगा। P3 का सिलेबस ऐसा ही है। अभी तो इंटीग्रेशन का पूरा एक कंपोनेंट और भी बाकी है, दैट्स कॉल्ड डिफरेंशियल इक्वेशंस।
वो तो अभी पढ़ेंगे हम। सही है यहाँ तक? ये मैंने कुछ ज़्यादा ही जगह दे दी है। क्या ये वाला आप खुद ट्राई करेंगे? ये वाला आप खुद करके देखो एक दफ़ा, फिर मैं केसेस एक के बाद एक आपको कराता जाता हूँ। आज की क्लास में केसेस करने हैं हमें बहुत सारे। विल डू दैट। पहले ट्राई करो, देखो सही आंसर्स आते हैं नहीं आते, स्टेप्स फॉलो करना। पहले फॉर्म सही से लिखना, फॉर्म लिखने का भी एक मार्क होता है, और अगर फॉर्म गलत लिखी तो 0 मिलेगा। क्यों? क्योंकि आगे कोई सही कुछ सही नहीं होगा। बिल्कुल, x की कोई भी वैल्यू ले सकते हैं, और इसके जब भी ब्रैकेट तुम्हें 0 बनाना होगा तुम्हें वो सोचना होगा कि भाई ऐसी कौन सी वैल्यू लूँ जिससे ब्रैकेट 0। अब तुम यहाँ पे कह रहे हो ना माइनस हाफ लग रहा है ना तुम्हारा, सही है, कोई मसला नहीं है। आंसर भी फ्रैक्शन में आ सकता है, तुम वैल्यू भी फ्रैक्शन में ले सकते हो। जनरली हम प्लस में ही रहते हैं, अगर तुमने माइनस में ले लिया तो उससे ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा कोई, तुम्हारे साइन नंबर उल्टे आएंगे बस। हाँ, तो क्योंकि एंड में जाके तुम जब दोबारा उसको एंड में आंसर जिस तरह अभी मैंने लिखा था, तुम इस तरह जब लिखोगे तो तुम्हारा बाहर इंस्टेड ऑफ प्लस यहाँ पे माइनस लगा हुआ होगा, तो एंड में तो आंसर सेम ही बन जाएगा ना। सही है, लेकिन कोशिश किया करो बीच में प्लस ही लगाया करो, ताकि वो जो मल्टीप्लिकेशन में मिस्टेक्स पॉसिबल हो जाती हैं वो माइनस की वजह से वो ना हो। क्योंकि अभी तो ये सिंपल वाली फॉर्म है ना, मैं अभी इसको और कॉम्प्लिकेटेड भी बनाऊंगा।
आगे तुम लोगों के आंसर? देखो नंबर्स मैच हुए या नहीं हुए। मेरा एक 4 आया और एक -1 आया। सही है। अब हमें एक और बात ये होगी कि कभी कभी तुमने हो सकता है डिनोमिनेटर आगे पीछे लिखे हो। तुमने a के साथ x-3 लिखा और b के साथ 2x+1, तो नंबर्स चेंज हो सकते हैं। सही है, आगे पीछे भी हो सकते हैं, लेकिन एट द एंड जो वो सारे उनका टोटल बनेगा वो सेम ही बनेगा, बन रहा होगा। तो मैं बीच में माइनस लगाया हुआ है। सही है। हाँ, एंड में ये सेम बनेगा। चलें आगे। अब मुझे बताओ इसमें क्या डिफरेंस नजर आ रहे हैं। और चाहिए वो तो एक्स ऐसे, लेकिन डिनोमिनेटर में तुम कह रहे हो स्क्वायर आ रहे हो। ऊपर पहले क्या हुआ हुआ था? ब्रैकेट्स बने हुए थे, फैक्टर्स बने हुए थे, यानी फैक्टराइज हुआ हुआ था। ये फैक्टराइज्ड नहीं है, तो मैं इसको पार्शियल फ्रैक्शन में तभी ब्रेक कर पाता हूँ ना जब मुझे दो अलग अलग फैक्टर पता हो। अभी तो मैं कुछ नहीं कह सकता, ए ओवर क्या कहूंगा और बी ओवर क्या कहूंगा। तो पहले क्या काम करना पड़ेगा, इसको फैक्टराइज करना पड़ेगा। अभी देखो डिफरेंस असल जो है कासिम, वो डिनोमिनेटर का है। कि अगर जब तुम डिनोमिनेटर में ऐसे ब्रैकेट ब्रेक कर दोगे तो वो ए और बी खुद ही बन जाएंगे। ये न्यूमरेटर में दो टर्म्स होना ज़रूरी नहीं होती। न्यूमरेटर में एक टर्म भी हो सकती है। पहले क्या थी? पहले भी दो थी, चाहिए, लेकिन न्यूमरेटर में एक टर्म भी हो सकती है। मैं दिखा देता हूँ तुम्हें। कहीं आएगा वैसे, नॉट श्योर वेयर बट इट्स गोइंग टू कम अप। न्यूमरेटर से वैसे कोई फर्क नहीं पड़ता, वो कहीं ना कहीं तुम्हें नजर आएगा, बट एट द एंड ऑफ द डे असल बात जो होती है वो डिनोमिनेटर की होती है। अब डिनोमिनेटर में फैक्टर्स नहीं है, क्या करूं पहले? फैक्टराइज करूं कैसे? कैलकुलेटर यूज कर सकता हूं या नहीं कर सकता? सवाल ही आपसे। करो अली, बताओ फैक्टर्स। हाँ, दूसरा? तो तुम कह रहे हो एक फैक्टर x-2 और एक फैक्टर x+1, इसको मुझे ऐसे लिख देना चाहिए। सही है। अब देखो मसला क्या होगा। x+1, सॉरी, तुम कह रहे हो ऐसे लिख देना चाहिए ना। हाफ ऑफ कुछ नहीं आ रहा है इसमें। सही है, सही है, हाँ सही है, ओके। सही है, अब देखना। सही, आई वांट टू शो यू द डिफरेंस, इसलिए मैंने तुमसे ये पूछा था। सही, एक कॉमन मिस्टेक हमसे क्या हो रही होती है। अब अभी अली ने हमें क्या आंसर बता दिए थे, x-2 और x+1 ऐसे बता रहे थे। सही। अच्छा, अब मैं इसको जो है वो मिडिल टर्म ब्रेक करके करता हूँ। सही। एंड आई वांट टू शो यू समथिंग, तो मैंने कहा मैं पहले इसको रीअरेंज कर लेता हूँ। अब किसके फैक्टर्स बनाने? -2 के फैक्टर्स बनाने। सही है, तो मैंने वहाँ -2 के फैक्टर्स जो बनेंगे वो बनेंगे -2x² -2x + x। मिडिल टर्म ब्रेक हो गई। सही। क्या कॉमन आ रहा है? तुमने नंबर सही लगाए थे? तुमने उल्टे लगाए। तो हमें अली बता रहे हैं कि सर एक आंसर आ रहा है x=- -1/2। ये x=, बता रहे हो ना अभी तो तुम।
तो अब तुम्हारे हिसाब से फैक्टर्स हो जाने चाहिए x+1 और x-हाफ, ऐसा हो जाना चाहिए। हाँ, है ना? कुछ गड़बड़ हो रही है ना। अब क्यों गड़बड़ हो रही है ये मैं तुम्हें दिखाना चाह रहा हूँ बाय ब्रेकिंग द मिडिल टर्म। सही है, मैं तुम्हें एक्चुअली बताता हूँ कि तुम्हारे ब्रैकेट क्या बनने चाहिए थे। 1 कॉमन लोगे तो तुम्हारा एक ब्रैकेट बनेगा x+1 और एक बनेगा -2x+1 या 1 - 2x कह सकते हो उसको। सही है, तो दिस इज गिविंग यू द रूट, दिस इज गिविंग यू द फैक्टर। अब देखो तुम इसको भी सॉल्व करोगे तो x=½ आंसर आएगा। सही। अब मैं तुम्हें कभी भी रिकमेंड नहीं करूंगा कि तुम ये वाला काम जो अभी मैंने यहाँ पे किया है ये तुम कैलकुलेटर से करो। उसकी वजह कि उसमें प्लस प्लस माइनस की भी बहुत सारे चक्कर हो जाते हैं और ये फ्रैक्शन के भी चक्कर हो सकते हैं। सही, कोई भी एक साइन तुमने अभी नमीर अगर गलत निकाली वहां से, सही, अगर तुमने कैलकुलेटर पे जल्दी करने के चक्कर में साइन गलत निकाली तो आगे सारा पार्शियल फ्रैक्शन भी गलत हो जाएगा। वाई? बिकॉज एक्चुअली तो उसके डिनोमिनेटर में वो आना ही नहीं चाहिए था, x-½ तो नहीं बनना चाहिए था। सही, इसके फैक्टर्स क्या बनने चाहिए थे? x+1 और 1 - 2x। तुम अगर यूं करोगे तो आंसर सेम नहीं आएगा। ओके, क्योंकि बोलो। अब तुमने कहा सही है बिल्कुल, अब तुम्हारे दिमाग में आया 2x-1, लेकिन मेरा आंसर क्या है? 1 - 2x। अब ये कैसे आएगा दिमाग में भाई? है ना, मैं इसीलिए कह रहा हूँ, देखो मैं मना नहीं कर रहा कि वो बराबर हो सकते हैं, बहुत सारी चीज़ें सोचनी पड़ेंगी। अब इतनी सारी चीज़ें सोचने से बेहतर है कि बंदा सिंपल फैक्टराइजिंग ही कर लेना मिडिल टर्म ब्रेक करके। सही है, तो मैं कंफ्यूजन अवॉइड करने की बात कर रहा हूँ। सही, तो अब कासिम ये ब्रेक हो सकता है। अब मैंने इसके डिनोमिनेटर में लिख दिया x+1 और 1 - 2x, ऐसे लिख दिया मैंने। तो अब अली ये किस में ब्रेक हो जाएगा? a/x+1 और b/(-2x). So a into 1 - 2x सही है। पहले x की वैल्यू यहां से ले लेते हैं। आई थिंक x की वैल्यू हाफ लेनी चाहिए। सही, तो ये वैसे ही पार्शियल फ्रैक्शन बन गया जो पहले बने थे, 1/3x+1 -1/3x+1 और +1/3। ओके, सही है। आप ये करेंगे, तो फिर तो उसमें उसको ब्रेक नहीं कर सकते पार्शियल फ्रैक्शन।
तब होगी जब न्यूमरेटर में x ज़्यादा हो, ऊपर x क्यूब लिखा हो या कुछ। अभी आएगा सब, आहिस्ता आहिस्ता सब आ रहा है भाई। ये हो गया ना भाई, एक केस हो गया, प्रोसेस समझ आ गया। या प्रोसेस में क्या करना है आप देखो, सिर्फ चेंज क्या होता रहेगा केसेस कि वो डिनोमिनेटर जो है ना वो चेंज होते रहेंगे। सही। अब ये सबसे ज़्यादा कंफ्यूजिंग वाला होता है। इसमें कंफ्यूजन क्या होती है, ये कह रहा है प्रॉपर फ्रैक्शन विथ रिपीटेड लिनियर फैक्टर। सही है। अब इसमें कंफ्यूजन क्या होती है, मैं जब भी एग्जांपल देता हूँ तो बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज भी होते हैं। सही है, तो इसको और से सुनिएगा पहले। अगर पहले मैंने आपसे कहा कि मुझे बताएं आप 1/2 और 3/4 का एलसीएम ले रहे हैं, तो एलसीएम क्या आएगा? 8 आएगा। वो कह रहा है 8 आएगा। 2 और 4 का एलसीएम क्या आता है? 4 आता है। ये अब तुम लोगों की आदत क्या होती है कि तुम लोग ये आपस में यूं मल्टीप्लाई करके नीचे लिख देते हो, है ना। एलसीएम एक्चुअली क्या होता है? लोएस्ट कॉमन मल्टीपल। तो 2 और 4 का लोएस्ट कॉमन मल्टीपल क्या है? 4 ही है। यानी अगर कोई चीज रिपीटेड फैक्टर हो, यानी 4 के अंदर भी 2 आता है ना, सही है, तो वो कॉमन डिनोमिनेटर में रिपीट नहीं हुआ होता। सही। अब लेकिन हम बैकवर्ड्स सोच रहे हैं। हम बैकवर्ड्स क्या सोच रहे हैं कि भाई अगर एक कंबाइंड डिनोमिनेटर में ये सब लिखा हुआ है, सही है, एक तो लिनियर है, ये तो हो जाएगा a/x-2, पर दूसरा वाला जो है वो 2x+3 होल स्क्वायर है। अब ये होल स्क्वायर किस वजह से आया, और जिस तरह यहाँ पे अभी मैंने कहा कि यहाँ पे 4 आ जाएगा, लेकिन सिर्फ एक 4 वाला फ्रैक्शन तो नहीं था, एक 2 वाला भी था। यानी ऐसा हो सकता है कि ये होल स्क्वायर वाला एक दफ़ा खाली भी आया हो और एक दफ़ा मिला के भी आया हो, लेकिन इसका जब कॉमन डिनोमिनेटर बना होगा तो वो एक दफ़ा लिखा गया होगा। तुम बोल रहे हो, तुम क्या बोल रहे थे? मिडिल टर्म ब्रेक क्या करें? एक्सपैंड कर रहे हो तो दोबारा वही आ जाएगा, 2x+3 और 2x+3 आ जाएगा। सही है। और वो गलत हो जाएगा फिर अगर तुम 3 में इस तरह ब्रेक कर दोगे ना कि दूसरे वाले एक के नीचे 2x+3 फिर दूसरे के नीचे, तो अभी भी लिख सकता हूँ मैं। सही है। यहाँ पे रिपीटेड लिनियर फैक्टर की फॉर्म क्या होती है अब ये याद रखनी है। क्या फॉर्म होती है? तुम पहले तो लिखोगे a/x-2, ये तो सिंपल बात है। जब ये स्क्वायर वाले की लिखूंगा, अब ये होल स्क्वायर वाले की बात हो रही है, सही है, तो एक लिखूंगा b/2x+3 और एक c/स्क्वायर। यानी इन दोनों का जब एलसीएम बनेगा तो 2x+3 होल क्यूब नहीं बनेगा, होल स्क्वायर ही बनेगा। क्यों? क्योंकि 2 और 4 का भी जो एलसीएम था वो 4 ही बना था, 8 नहीं बना था। सही है। हम क्योंकि अब बैकवर्ड्स जा रहे हैं तो कासिम हम ये सोच रहे हैं कि भाई ये हो सकता है 2 टर्म्स हो। अक्सर सॉल्यूशंस में ऐसा भी होता है कि बीच वाली टर्म जो है वो b की वैल्यू 0 आ जाती है, यानी एक्चुअली b की टर्म एब्सेंट होती है। अब सिर्फ इन दोनों का एलसीएम सोचोगे तो भी यही बनेगा, इन तीनों का भी सोचोगे तो भी यही बनेगा। हम तो पार्शियल फ्रैक्शंस में ब्रेक कर रहे हैं ना, हम तो सोच रहे हैं कि भाई कितने फ्रैक्शंस हो सकते हैं, सही, ताकि हम इंटीग्रेट कर पाए उनको। ओके, तो हमने इसलिए हमेशा रिपीटेड लिनियर फैक्टर को 3 में ब्रेक करना है। अब मैंने पहले भी ये बात कही कि देखें फॉर्म बड़ी इंपॉर्टेंट है, फॉर्म आपने वाले लिखी आगे सारा गलत है फिर, सही, कोई कुछ भी नहीं कर सकता। ओके, अब दूसरी इंपॉर्टेंट बात इस सवाल में, एक कॉमन मिस्टेक क्या होती है, वो अब एक्चुअली एलसीएम लेने में कॉमन मिस्टेक होगी। ये तो मैंने अभी रट्टा लगवा दिया कि भाई इसका एलसीएम तो यही आएगा। अब जरा न्यूमरेटर वाली बात देख लो। अब मुझे बताओ ए को किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा? 2x+3 होल स्क्वायर। बी को किससे करना पड़ेगा? एक x-2 से और एक 2x+3, जो उसके डिनोमिनेटर में एब्सेंट है। उसके डिनोमिनेटर में एक 2x+3 है और कंबाइंड कॉमन डिनोमिनेटर में दो 2x+3 है, तो इसको एक 2x+3 से भी करना पड़ेगा। सही है। हम बेसिकली कॉमन डिनोमिनेटर जब ले रहे होते हैं
तो हम डिनोमिनेटर को उस चीज से मल्टीप्लाई कर रहे होते हैं जो एस में एब्सेंट होती है, सही है। तो हमें न्यूमिनेटर को भी उसी से मल्टीप्लाई करना पड़ता है। फिर सी को किससे करना पड़ेगा, x माइनस 2 से करना पड़ेगा। सही है। अब थोड़ा सा यहाँ पे एक और बात भी आएगी अभी, तो ये क्वेश्चन पहले और से देख लो। अब x की क्या वैल्यू लेनी चाहिए, पहले तो इस ब्रैकेट को 0 बना देते हैं। मुझे नजर आ रहा है x की वैल्यू ले लेनी चाहिए -3/2। सही है। अरे प्लीज कैलकुलेट कर देना। जरा बोर्ड पे देखो, ये वाला ब्रैकेट भी देखो 0 हो जाएगा तो ये c भी गायब हो जाएगा, ओ b भी गायब हो जाएगा, तो ये भी 0 बन गया, ये भी 0 बन गया, और ये बन गया -7/2c। यहाँ पे क्या बन रहा है, -7/2 आ रहा है। तो c की वैल्यू कितनी हो जाएगी, c की वैल्यू आ जाएगी 1। सही है। फिर मैंने दोबारा लिखा इसको, क्या पहले x जो है वो -3/2 लिया। एक एक करके मैं ब्रैकेट ही देखता जाता हूँ ना, जो पहले आ गया उसको पहले ले लिया। अब अगला ब्रैकेट मुझे क्या नजर आ रहा है, x -2, तो x की वैल्यू मैं ले लूंगा 2। तो a की वैल्यू आ गई -1। तो ये मैंने देखो दो x की वैल्यूज यूज कर ली। अब कासिम क्या हो गया, ब्रैकेट खत्म हो गए मेरे पास, क्योंकि 2x+3 वाला तो रिपीटेड ब्रैकेट है ना। तो x की तो दो ही वैल्यूज निकली, अभी भी एक अननोन बाकी है, c आ गया, a आ गया, b बाकी है भाई। अब तुम्हारी शुरू की बात कि सर x को कोई भी वैल्यू ले सकते हैं, कोई भी वैल्यू ले सकते हैं भाई। तो अब तुम्हारे पास a और c आ गए, तुम उनको भी यूज कर सकते हो, तो उनकी वैल्यू लगा दो, b अननोन रह जाएगा, x की कोई भी वैल्यू ले लो। अब x की सबसे आसान वैल्यू क्या ले सकता हूँ, उससे भी आसान 0। सही है, तो मैं 0 लगा देता हूँ अपनी तरफ से। टेक्निकली तो नमीर मैं स्टार्ट करने के लिए ही कोई भी वैल्यू लगा देता, लेकिन मैंने कवर अप को फॉलो करते हुए मैंने कहा कवर अप का मतलब ये है कि ब्रैकेट्स को कवर करना, तो मैंने x की वो वैल्यूज ली थी जिनसे 0 बन रहा था। सही, अब मैं x की वो वैल्यूज ले रहा हूँ जो मुझे आसान लग रही हैं, क्योंकि ब्रैकेट खत्म हो गए मेरे पास। सही है, तो ये हो जाएगा 1 -0 -0 a इंटू 3 स्क्वायर प्लस b इंटू -2 इंटू 3 प्लस c इंटू -2। तो ये बना 9a -6b -2c। अब किस किस की वैल्यू है आपके पास, a की और c की। सही है, तो ये -9 -2 -11 12 बन रहा है, तो b की वैल्यू आ रही है -2। x की कोई भी वैल्यू तुम कह रहे हो, तो अभी भी a और c तो उसी तरह निकालें 0 करके, a और c तो उसी तरह आए। अब वो मैं क्यों नहीं कर रहा नमीर, क्योंकि मेरे पास ब्रैकेट खत्म हो गए, वरना तो मैं b भी उसी तरह निकालता, लेकिन ब्रैकेट खत्म हो गए। सही, ये जो मैंने अभी तुम्हें करके दिखाया, ये मैं इसलिए ही कर पा रहा हूँ कि मेरे पास अवेलेबल है ए और सी की वैल्यूज। अगर वो ना होती तो ये बेसिकली एक साइमल्टेनियस सिचुएशन बन जाती। शुरू से अगर तुम एक्स की वैल्यूज ब्रैकेट को देखे बगैर लेते जाओ, सही है, तुम ये ना देखो कि ब्रैकेट क्या है, तुमने कहा मैं सर पहले एक्स की वैल्यू 1 ले लेता हूँ, फिर 0 ले लेता हूँ, फिर 2 ले लूंगा,
तो मैं तुम्हें गारंटी दे रहा हूँ वो तब भी सॉल्व हो जाएगा, लेकिन उसमें क्या बन जाएगा, वो एक साइमल्टेनियस सिचुएशन बन जाएगी कि हमारे पास 3 वेरिएबल्स में साइमल्टेनियस इक्वेशंस आती जाएंगी। सही है, एंड दैट इज एक्चुअली द अदर मेथड ऑफ सॉल्विंग इट, कि क्योंकि x इररेलेवेंट है तो आप x की कोई भी वैल्यू लेते जाएं। अब क्या बना, -1 ओवर x -2 -2 ओवर 2x + 3 प्लस 1 ओवर 2x + 3 होल स्क्वायर। तुम कह रहे हो 3 में ब्रेक ना हो तो 2 में होता है, तुम bx + c लिखोगे, वो इंटीग्रेशन में ही मसला आएगा, तो नहीं होगा। कुछ केसेस में हो जाएगी रिकग्निशन से, कुछ केसेस में नहीं होगी, तुम्हें उसको और फर्दर ब्रेक करना ही पड़ेगा, विच इज व्हाट आई वांट टू शो यू इन द नेक्स्ट क्वेश्चन। सही है, अब देखें केसेस कहीं भी नहीं लिखे हुए, आपको याद करके जाने, सही है, और कर करके याद हो जाएंगे। अपना एयर ड्रॉप खोलो अली। क्या है तुमने एवरीवन? आई कांट सी यू हियर तो। नहीं, इफट्स आईफोन। ओके, सही है, ये तुम्हारे वॉल्यूम 1 आ गया विद द लेक्चर्स सो फार। वो होमवर्क वाली एम्प्टी होंगे वो तुम करना शुरू कर देना। सही है, अच्छा अब जो अली अभी मुझसे पूछ रहा था ना, सही है, दैट इज व्हाट आई वांट टू शो हिम। अब एक दफ़ा ये रीसेंट पास्ट पेपर्स में सवाल आ गया कि भाई इसको इंटीग्रेट करके दिखाओ, सही है, तो अब हमने कासिम इंटीग्रेशन हम सोच लेते हैं कि हमने क्या क्या सीखी हुई है। हमने सीखी है 1 ओवर f(x) की इंटीग्रेशन, या 1 ओवर 1 + x² की इंटीग्रेशन। एक में बन जाता है ln f(x) डिवाइडेड बाय f(x), एक tan इनवर्स बन जाता है, सही है। या फिर हमने सीखी हुई है कि भाई ऊपर 2x आया हुआ तो इंटीग्रेशन बाय रिकग्निशन हो जाती है, सही। अब नज़र आ रहा है कि अभी ये जो है वो इंटीग्रेशन हो ही नहीं पाएगी मुझसे, सही है। तो अब इंटीग्रेशन नहीं हो पाएगी तो मुझे सोचना है कि भाई मैं इसका क्या करूं, मैं इसको इंटीग्रेट कैसे करूं अगर सवाल ने पूछ लिया इंटीग्रेट करने को, सही। तो यहाँ पे इंपॉर्टेंट बात यह है कि अगर सिर्फ ये रिपीटेड फैक्टर भी डिनोमिनेटर में हो तो ये फर्दर पार्शियल फ्रैक्शन में ब्रेक किया जा सकता है। कैसे ब्रेक किया जा सकता है कासिम? क्या है, मैं इसको ऐसे कह दूं क्योंकि एक रीसेंट पास्ट पेपर का सवाल है, इसलिए मैं एम्फेसिस भी दे रहा हूं इस बात पे। क्या तुम इसको ऐसे लिख सकते हो? डू यू एग्री कि ये दो फ्रैक्शंस होते तो इनका एलसीएम भी x-4 ही बना होता भाई, क्योंकि रिपीटेड का तो एक ही दफा आता है, सही है। तो जब हो सकता है ये इस तरह ब्रेक हो जाए तो इनकी इंटीग्रेशन भी पॉसिबल हो जाए, हम सोच के देखते हैं। अब मुझे बताओ कि एक इससे मल्टीप्लाई होगा, कॉमन डिनोमिनेटर तो पहले आ जाएगा x-4 होल स्क्वायर, अमीर क्यूब नहीं होगा,
क्यों? क्योंकि रिपीटेड एक वो मैक्सिमम जो पावर होती है वही बस आ जाती है। ए हो जाएगा x माइनस 4, बी किससे मल्टीप्लाई होगा? बी के डिनोमिनेटर में तो पहले से यही मौजूद है जो मैं किसी से भी नहीं होगा, 1 से होगा, तो ये किसी से भी नहीं होगा बेसिकली। सही है, तो ये इंपॉर्टेंट बात एक और कवर हो गई हमारी, ये कैंसिल हो गया। अब पहले बताओ x की वैल्यू क्या लगाऊं? x की वैल्यू 4 लगा लेते हैं। इस चैप्टर को मैंने होल्ड इसीलिए किया था बिकॉज आई वांटेड टू मेक दैट कनेक्शन बिटवीन पार्शियल फ्रैक्शंस एंड इंटीग्रेशन। सही है, b की वैल्यू आ गई -3। अब मुझे बताओ, मैं दोबारा लिख लेता हूं। अब मुझे बताओ, ब्रैकेट तो खत्म हो गया, x की कोई भी वैल्यू ले लूं, 0। और a की वैल्यू आई है -3, तो b की वैल्यू बन रही है 1। अब अली देखो, ये पार्शियल फ्रैक्शंस में ब्रेक हो गया। ओ, मैंने कुछ गड़बड़ कर दी ना, b की वैल्यू आई थी -3, सॉरी सॉरी, -4a -3, -4a इक्वल्स टू -8, a इक्वल्स टू 2, तो 2/x-4 और -3/x-4 होल स्क्वायर। तो अली अब अगर ये इंटीग्रेशन का सवाल होता तो ये इंटीग्रेट हो जाता, पहला वाला बन जाता 2ln x-4 और दूसरा वाला जो है वो ऊपर जाके इंटीग्रेट हो जाता -3 ब्रैकेट x-4 पावर -2 + 1/-1। सही है, तो इंटीग्रेशन तभी पॉसिबल हुई जब ये 2 में ब्रेक हुआ था। सही, तो कभी भी हमें ये होल स्क्वायर डिनोमिनेटर में नजर आए और ऊपर जो है वो कोई सिर्फ नंबर नहीं लिखा हुआ, तो हमें जो है उसको ब्रेक करना ही पड़ेगा। ओके, क्लियर हो गई यहां तक बातें? तो ये हो गया रिपीटेड लिनियर फैक्टर। सही है, ये हो गए केसेस दो। आज एक तीसरा केस कर लेते हैं, चौथा फिर रह जाएगा वैसे भी इस चैप्टर को कंप्लीट करने के लिए। मुझे अभी एक और क्लास चाहिए एंड वी विल डू दैट इन द नेक्स्ट क्लास। पहले ये देख लें बोर्ड पे कि टाइप नंबर 3 मैंने क्या लिखी है। पहला वाला मैंने टाइप नंबर 1 जो थी वो डिस्टिंक्ट लिनियर फैक्टर्स यानी डिफरेंट लिनियर फैक्टर्स इन द डिनोमिनेटर। टाइप नंबर 2 जो थी वो रिपीटेड लिनियर फैक्टर इन द डिनोमिनेटर थी, स्क्वायर लगा हुआ था, ब्रैकेट के बाहर फुल स्क्वायर था। अब इसमें क्या है, repeat proper fraction with a quadratic factor in the denominator that cannot be factorized। अब स्क्वायर जो है वो नमीर अंदर लगा हुआ है, यानी ये देखो x² + 2 लिखा हुआ है, ये x² + 9 भी लिखा होता तो भी ये कुछ ब्रेक नहीं हो सकता। जब तक 3 टर्म ना हो मिडिल टर्म ब्रेक नहीं होती।
सही। फैक्टराइजेशन वैसे किसकी होती है? हाँ, अगर ये एक्स स्क्वायर माइनस 9 लिखा होता ना तो मैं तुम्हें ओ लेवल वाला कहता कि एक्स प्लस 3 और एक्स माइनस 3 कर लो, लेकिन अगर एक्स स्क्वायर प्लस 9 लिखा हुआ है तो उसको कुछ भी नहीं किया जा सकता। तो ये एक ऐसा क्वाड्रेटिक फैक्टर इन द डिनोमिनेटर आ गया है जो फैक्टराइज नहीं किया जा सकता। तो अब इसकी फॉर्म कैसे बनेगी ये गौर से देखना है। सही है। इसकी फॉर्म ऐसे बनती है कि a ओवर एक्स प्लस 1 तो सिंपल सी बात है ना, लेकिन अगर आपका ये डिनोमिनेटर में आपने क्वाड्रेटिक फैक्टर इस तरह से लिखा तो आप इसके ऊपर सिर्फ b नहीं लिखेंगे, अब इसके ऊपर क्या लिखेंगे? bx प्लस c लिखेंगे। अब इसका क्यों का आंसर जो है ना वो नमीर इसमें है कि ये मैं एक रिवर्स प्रोसेस चला रहा हूं ना। ऐसे फ्रैक्शंस जिनमें ये अगर ओ लेवल मैथ में मैं तुम्हें कोई ऐसा फ्रैक्शन दे दूं ना कि जिसमें लिखा हो 3 ओवर एक्स प्लस 2 ओवर एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 1 फॉर एग्जाम्पल, उसके रिजल्ट्स को एनालाइज कर करके मुझे ये पता चला कि भाई उसके न्यूमरेटर में जो है वो सिर्फ सी नहीं आना चाहिए, बी नहीं आना चाहिए, उसके न्यूमरेटर में जो है वो बी एक्स प्लस सी आना चाहिए। क्योंकि ये रिवर्स प्रोसेस है ना तो इसका मैं तुम्हें कोई क्यों का जवाब नहीं दे सकता, मैं तो सिर्फ रिवर्स करना सिखा रहा हूँ। अब रिवर्स मुझे कैसे पता चला? जिस तरह पिछले वाले में भी रिवर्स में मुझे एक्सपीरियंस हुआ ना कि भाई एक खाली स्क्वायर के बगैर वाली टर्म भी हो सकती है और स्क्वायर के साथ वाली टर्म भी हो सकती है, तो यहाँ पे भी यही है। कब? जब डिनोमिनेटर में क्वाड्रेटिक। हाँ सही। अब इनमें कभी कभार ये भी होगा, कभी बी जीरो आ जाएगा, कभी सी जीरो आ जाएगा। हाँ हाँ, तो अभी आगे दिखा रहा हूँ। 3 टर्म्स तो बहुत नॉर्मल बात है, 3 टर्म्स ही हैं। अब ये मैं तुम्हें बता भी देता हूँ, देखो देखो एग्जामिनर कभी कभार थोड़ा सा जेनरस होता है, वो फॉर्म खुद ही बता देता है। ये देखो जैसे सी एक्स प्लस डी लिखी हुई है, सही है, कभी कभार वो फॉर्म खुद ही बता देगा, कभी कभार वो नहीं भी बताएगा। ये 3 ब्रैकेट्स लगे हुए हैं, सही है। अभी इनके पार्ट 2 मैंने तुम्हें करना नहीं सिखाया इसलिए मैं तुम्हें क्वेश्चन पूरा नहीं दिखा रहा, मैं तुम्हें सिर्फ पार्ट 1 देखने को कह। अब ये तुम डिसाइड करो, देखो तुम्हें डिनोमिनेटर में कैसे फैक्टर्स नजर आ रहे हैं। लिनियर 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 तो तुम सिंपल सा लिखोगे a ओवर एक्स माइनस 1, b ओवर एक्स माइनस 2, c ओवर एक्स प्लस 1। पिछला वाला डिफरेंट था ना, पिछला वाला ये था, वो देखो एक्स स्क्वायर प्लस 1 था, तो इसने भी क्या, इसने अब तुम्हें ये जेनरसली खुद ही फॉर्म बता दी उसने। सही है। जब वो फॉर्म खुद ही बता देता है तो फिर हमें थोड़ा सा एडवांटेज होता है कि हमारा गलती का चांस कम हो जाता है। क्या हो गया भाई? सही है। काम वही भी वही करना है, अभी भी कवर अप करना स्टार्ट करोगे तुम। सही है, ये मैंने एलसीएम ले लिया, ये मैंने कैंसिल कर दिया। अब इनमें कुछ इसमें और भी बातें थोड़ी सी और से देख लो। पहले तो मुझे बताओ कि हम तो ब्रैकेट्स को जीरो बनाया करते थे ना, तो ये पहला वाला ब्रैकेट कैसे जीरो होगा? कहा से मैं इसमें एक्स की क्या वैल्यू लगाऊं कि ये जीरो बन जाए? क्या 2 लगाओगे तो 2 स्क्वायर प्लस 2 हो जाएगा, -2 लगाओगे तो भी नहीं होगा, -√2 लगाओगे तो भी नहीं होगा, 2/2 तो क्या होगा, 1 लगा लो। द आइडिया है कि ब्रैकेट कभी जीरो हो ही नहीं सकता। क्यों? देखो साइड पे ले जाके मैं तुम्हें सॉल्व करके दिखा देता हूँ। -2 का रूट तो नहीं आ सकता ना तुमसे।
सही है, वो कॉम्प्लेक्स नंबर होता है। कॉम्प्लेक्स नंबर तो अभी तुमने पढ़ा भी नहीं है, वैसे भी इसमें यूज भी नहीं कर सकते। सही, तो नतीजा ये निकला कि ये वाला ब्रैकेट जीरो नहीं हो सकता। हाँ सही है, यू आर राइट। पहले जो ब्रैकेट हो रहा है भाई उसको तो कर लें। सही है, कर लिया मैंने सर। फिर सोचेंगे आगे। सही है, जो ब्रैकेट हो रहा था मैंने उसको जीरो कर लिया। 2 + 1 3 + 6 9 equals to 3a plus 0, a equals to 3। सही है, a 3 आ गया भाई। अब तुम क्या कह रहे हो कि a की वैल्यू लगा दें। अब लेकिन फिर भी दो अननोन्स है ना। अब देखें, हमने क्या सोचा था कि हमारे पास जब ब्रैकेट खत्म हो जाएंगे तो हम अपनी तरफ से वैल्यूज लगाना शुरू करेंगे, है ना। यही सोचा था। और आसान वैल्यू मैंने क्या डिसाइड की थी, क्या होती है, जीरो। तो अब नवीन मैं जीरो लगा के देखता हूं क्या होता है। जीरो लगाने का एक फायदा है, देखो क्या हुआ, बी गायब हो गया, है ना। और ए की वैल्यू तुम्हारे पास है, तो सी आ गया जीरो। सही। अब ये बी क्यों गायब हो गया, क्योंकि बी एक्स लिखा हुआ था ना। तो यानी हमें पता चला कि इस फॉर्म में एक एक्स इक्वल्स टू जीरो लेना जरूरी होता है, तो क्वेश्चन आसान बनता है। सही है, इस फॉर्म के लिए खास तौर पे। वैसे तो किसी भी फॉर्म में तुम लोगे तो एक वैल्यू तो निकल ही आएगी जब हमारे पास वैल्यूज खत्म हो जाती हैं, लेकिन यहाँ पे जीरो लेना सबसे आसान बात होती है। अच्छा, फिर अब बताओ, अब अभी भी एक रह गई है वैल्यू। कौन सी रह गई है, ए हो गई, सी हो गई, बी रह गई है भाई। अब क्या करूं, ए और सी की वैल्यूज लगा दूंगा। एक्स की जगह क्या लगाऊं, जीरो तो लगा चुके तुम, वन लगा दें अब भाई सर, कोई भी लगा दें आप। अब 100 लगा दें तो भी आंसर आएगा। रिपीट लगाओगे तो वो पिछला वाला आंसर वापस आ जाएगा ना। वो सिचुएशन तो वही वाली क्रिएट हो जाएगी सी के लिए ही, है ना। -1। फिर तुम्हारे पार्शियल फ्रैक्शंस क्या बन गए, मैं लिखूंगा 3/x+1 प्लस -1x प्लस 0/x²+2। सही है। चाय तो है पूरी। चलें जी, आज की क्लास यहीं तक। Welcome to Edge Learning, where we are changing dreams into success stories. Let's go. At Edge Learning, we offer courses to help you excel. Whether you're preparing for the SAT, aiming for IBA and LUMS, need O and a level tuition, or IELTS coaching, we have the right program for you. Forget about boundaries. We offer learning anywhere, anytime. Our expert tutors provide personalized attention in various batch sizes and one-on-one sessions, along with pre-exam review workshops to ensure you perform your best on test day. Join us at Edge Learning and take the first step towards turning your dreams into reality. So what are you waiting for? Register now or call us.